पे हम गांव के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित वंचित की आवाज को उठा सकें और उनको न्याय दिला सकें। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां के गांवों की तस्वीरों, डेवलपमेंट के मामले में हम लोगों ने तस्वीरें बदल दी हैं, बहुत सुंदर गांव बना दिए हैं। नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र सम्राट। आज बात करते हैं फ्री करप्शन इंडिया, एक संगठन है भारत का जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की पहल को लेकर के चले हैं। उससे बात करते हैं और देश के नागरिकों को परिचित कराते हैं कि कौन है वो शख्स, भारत की शख्सियत है और किस तरह का संदेश जनता को देना चाहते हैं। ये क्या उद्देश्य आपका, पहले परिचय आपका पूछना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूँ और आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन का जो आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए हम लोग देश भर घूम रहे हैं, आज उसी श्रेणी में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की तहसील सासनी में पहुंचे हैं और यहाँ वेद प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की है। मूल उद्देश्य जो करप्शन फ्री इंडिया का है वो ये है कि भारत को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वीर विजय सिंह पथिक, गुजर धन सिंह कोतवाल के सपनों का भारत बनाना है। उनका सपना था कि 77 वर्ष की आजादी के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आजाद हो तो भारत के अंतिम व्यक्ति को जो गांवों में बैठा है उसको न्याय मिले। भारत की जो मूल आत्मा है वो गांव है। भारत की जो मूल आत्मा है वो किसान में बसती है। आज गांव और किसान, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वराज का, जो भगत सिंह जी का सपना था प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने का, आज वो कहीं 77 वर्ष की आजादी के बाद धूमिल सा और दूर सा नजर आता है। जैसे कि हम बात करें, जब मेरे गांव का किसान, नौजवान साथी या पीड़ित, शोषित, वंचित अपनी समस्या को लेकर तहसील में जाता है तो वहां बैठे तहसीलदार, वहां बैठे कानून पटवारी उनको सुन तकते नहीं हैं। काम करने की बात तो बहुत दूर की रही। कई बार तो हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि जो धूप में चल करके पैदल तहसील तक पहुंचता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की यात्रा करके, और उस किसान को या उस मजदूर को ये उम्मीद होती है कि आज तेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, या तुम्हारे किसी बुजुर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, या आज तुम्हारी सेक्रेटरी पटवारी और कानून और अमीन पूरेबंदी कर देंगे, या तुम्हारे जो तमाम कृषि से संबंधित कागजात हैं उन समस्याओं का समाधान कर देंगे। इस उम्मीद को लेकर के 15-10 किलोमीटर की यात्रा करके किसान तहसील पहुंचता है, लेकिन उस किसान को यह उम्मीद होती है कि आज तेरा काम होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, कई बार देखने को ये मिला है कि उस बेचारे किसान को सुना तक नहीं जाता, उसको वहां से दुत्कार के भगा दिया जाता है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दलित है, शोषित है। ऐसे लोगों की आवाज बनकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन उन लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारा अभी एक हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़े जन आंदोलन की भूमिका में हैं जी, कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी साइकिल यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा की और उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और प्रत्येक कलेक्ट्रेट में जाकर के कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को हमने पत्र भेजा कि इस प्रदेश में शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति एक समान होनी चाहिए। शिक्षा नीति कैसे एक समान हो? जो चपरासी से लेकर और डीएम तक लोग हैं या सेक्रेटरीट तक जो अधिकारी बैठे हैं, उनको सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। उन स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? मेरे देश के किसान के बच्चे, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे। तो हमारी ये प्रमुख मांग है कि चपरासी से लेकर और आईएएस आईपीएस ऑफिसर तक उन तमाम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ताकि जो सरकारी स्कूलों का जो लापरवाह ढांचा है, जो अव्यवस्थित स्कूलों का ढांचा है, जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, वह स्ट्रांग हो सके, सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। वही हमने मांग की है कि प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आज
आसमान और धरती के बराबर की जो खाई पैदा हो गई है, उस खाई को हम समाप्त करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं देश 1947 को आज़ाद हुआ था। देश के शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान जो लोग हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और करप्शन भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। आप मानते हैं कि करप्शन है? करप्शन को पहले मैं थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास जी करता हूं। बताइए बताइए। हम लोग, हमारे देश की आम जनता जो है वो ये सोचती है कि पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब मेरे किसान या मेरे गांव या मेरे शहर का व्यक्ति कलेक्टर के पास जाए और अपनी समस्या को वो बताए, या थाने या चौकी में जाए, किसी भी कार्यालय में जाए, मंत्रालय में जाए, सचिवालय में जाए, विद्यालय में जाए, और वहां वह अपनी बात को कहे और उस बात को सुनने वाला व्यक्ति उसको सही रूप से नहीं सुनता है या उससे संवाद करते में किसान के साथ दुर्व्यवहार करता है, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, वह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत। आपका यही कहना कि जो है अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता, भ्रष्टाचार के दायरे में। बिल्कुल। जो जिन लोगों को सेवा में बैठाया गया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं या वो सरकारी तंत्र के द्वारा चुने गए हुए अधिकारी हैं, अगर वो लोग जनसेवक, जनता के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हम लोगों ने इस आंदोलन के तहत यह मांग उठाई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ करे, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन पूरे प्रदेश और देश में घूम घूम कर गांव, गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर हम जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक जन आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं। एक बड़े आंदोलन के रूप में हम उभर के आएंगे और इस देश की सरकार और प्रदेशों की सरकारों से कहना चाहेंगे कि भारत में भारत के लोगों को उनके अनुसार सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि एसी के कक्षों में बैठ करके हमारे लिए कानून बने। कानून बने तो गांव के लोगों से चर्चा हो, कानून का पालन हो तो उससे पहले गांव और शहर के लोगों से चर्चा हो, ये कानून ठीक है या गलत है। अगर हमारे ऊपर कानून एसी के दफ्तर में बैठ करके थोपे जाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे और सही तरीके से भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ भावना से करप्शन फ्री इंडिया संगठन का एक एक कार्यकर्ता आंदोलनरत रहेगा। तो आप आगे चल के शिक्षा और जो स्वास्थ्य है इसकी अब क्या करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया है और अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में, लेकिन नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, तमाम जिलों में हम लोग जाएंगे, वहां के लोगों को जागरूक करेंगे और एक एक दिवसीय तमाम जिलों में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे कि प्रदेश में समान शिक्षा, समान चिकित्सा कानून लागू हो और टोल टैक्स के नाम पे आज जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। आखिर वो टोल के नाम पे भ्रष्टाचार क्या है, लोगों को सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा, क्या टोल टैक्स के नाम पे हम चल रहे हैं, सड़क बनाइए तो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि जब हम नया वाहन खरीदते हैं तो जब तक उस वाहन की अवधि होती है तब तक का हम उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार को रोड टैक्स जमा करते हैं। वो तो वन टाइम हो जाता है, वन टाइम जमा करते हैं और उस रोड टैक्स का मतलब ये है जिस वाहन को हम निकाल रहे हैं सरकार का ये दायित्व है उस पैसे से हमारे लिए सड़कों का निर्माण किया जाए। लेकिन जैसे हम एजेंसी से निकलते हैं हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, रोड टोल टैक्स। अब टोल टैक्स भी क्या है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी ये पूछना चाहता हूं और परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी से पूछना चाहता हूं कि भाई हम टैक्स किस व्यवस्था में देते हैं? टैक्स वहां दिया जाता है जहां क्रय विक्रय हो, जहां खरीदना बेचना हो, और उस वस्तु के ऊपर जो भारत सरकार के द्वारा जीएसटी निर्धारित है उस जीएसटी के आधार पर 12%, 18% और 28% हम वहां टैक्स दें। लेकिन मैं आज हाथरस की भूमि पर आया हूं, लोगों को जगाने आया हूं या मैं यहाँ बैठक करने आया हूं, तो मैंने यहाँ आकर के कौन सा व्यापार कर लिया? मैंने कोई व्यापार नहीं किया ना। आप यहाँ से पत्रकारिता करने टोल के उस पार जाएं तो आप देश की या लोगों की समस्या को सरकार के सामने दिखाना चाहते हैं ना। बिल्कुल। तो हमने तो कोई व्यापार नहीं किया, तो जब हमने क्रय विक्रय नहीं किया तो हम
टैक्स क्यों दें? तो इसलिए मेरी भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परिवहन मंत्री जी से ये निवेदन है कि भारत में जितने भी प्राइवेट वाहन हैं आप उनको टोल फ्री करें, और जो कमर्शियल वाहन है उनसे आप टोल टैक्स खूब लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये आपका ये मिशन रहेगा आपका? ये बिल्कुल मिशन है, और मिशन के तहत ही आज यहाँ चर्चा हुई है, और ये इस मिशन को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे और बड़े आंदोलन को लगभग आगामी 1 वर्ष के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान में हम आपको नजर आएंगे। नहीं, आपने देखा होगा कि जब जो सड़कें हैं और जो प्राइवेट वाहन खरीदते हैं, टैक्स वन टाइम वो पेड करते हैं, इसके बाद भी सड़कें खराब रहती हैं, गड्ढे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए, आज भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है, जो ठेकेदार है सड़क को बनाने वाला, जो जूनियर इंजीनियर है, जो मैनेजर है, वो सब लोग आपस में मिले हुए हैं, और उन मिली भगत के कारण जो सड़क 5 वर्ष चलनी चाहिए वो मात्र बनने के 6 महीने बाद उखड़नी शुरू हो जाती है जी। और उस व्यक्ति ने लाख या करोड़ रुपए ठेकेदार ने कमा लिए होंगे भ्रष्टाचार के तहत, लेकिन उस गड्ढे की वजह से किसी किसान का, नौजवान का, किसी एक परिवार का पति, पुत्र या पिता उस गड्ढे की वजह से दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु की वजह से उसका परिवार उजड़ जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का कारण है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा सरकार है। जब ठेकेदार गलत कार्य कर रहा है और उसके ऊपर जूनियर इंजीनियर को मैंने तैनात किया है सरकार ने कि भाई आपकी देखरेख में सड़क की बेहतर क्वालिटी के साथ निर्माण होना है, और वह व्यक्ति कमीशन पा करके अपने एसी के कक्ष में बैठा हुआ है और उस सड़क की कोई देखने भी नहीं आया है, और वह सड़क जो 5 साल चलनी थी वो मात्र 6 महीने चली, तो कौन दोषी है? सरकार का सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी की सरकार। आप देख सकते हैं करप्शन के खिलाफ क्या मुहिम चला रहे हैं, जो फ्री करप्शन इंडिया की जो मुहिम देखिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा, और आगे जाके जो है क्या करेंगे, इसके आगे की क्या रणनीति है आपकी? अभी हमारी रणनीति ये है कि अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में जिला इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। पूरा एक दिन का पूरे 19 जनपदों में हम प्रदर्शन करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों में जाएंगे और पूरे 75 जनपदों को कवर करके, यानी कि 822 ब्लॉक हैं, 351 तहसील हैं उत्तर प्रदेश की, तमाम ब्लॉकों और तहसीलों में हम संगठन खड़ा करेंगे और जिलों में खड़ा करेंगे, और पूरा इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अभी है क्या कि देश में सत्ताएं तो बदल रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तन नहीं हो रही। नहीं, भाजपा सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये सबका साथ सबका विकास, ये उसका अपना नारा हो सकता है, लेकिन जब हम अंतिम व्यक्ति से पूछते हैं तो क्या उसको न्याय मिल रहा है? जबकि संविधान में लिखा है कि भारत के व्यक्ति को न्यायालय में भी न्याय भी फ्री में मिलना चाहिए, न्याय भी फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन उसको वहां हजारों और लाखों रुपए में वकील करना पड़ता है, एडवोकेट करना पड़ता है। आज गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जेल में है लोग। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस देश के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि उनके नीचे के अधिकारी मंत्री सेटिंग के तहत निर्माणों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आईएएस ऑफिसर भी जानते हैं कि तुम्हारे नीचे बैठा हुआ बाबू दबा के रिश्वत ले रहा है, और माननीय न्यायालय भी जानता है कि कहां कहां उनके कैंपस में भी करप्शन होता है। नहीं, अभी आपने कहा था कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा, तो आज हम जब भ्रमण करके देखते हैं कि देश में जो जेलें हैं, अधिकांश गरीब व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति जेल में पड़े हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो अपने एविडेंस नहीं दे पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, और प्रशासनिक अधिकारी गलत रिपोर्ट चार्जशीट भेजते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो गरीब व्यक्ति है इस देश का, उसको भी उतने ही अधिकार हैं जितने रिच मैन को हैं, जितने एमएलए एमपी को हैं, लेकिन इस देश में सरकारें गरीबों के लिए नहीं बनी, गरीबी बढ़ाने के लिए बनी है, उनका शोषण करने के लिए बनी है। जिस दिन जेलों में जो लोग बंद हैं, मैं ये कहता हूं, ये मेरा अनुभव है, हमने कई बार भ्रमण भी किए हैं जेलों में, तो वहां लगभग 40-50% वो लोग हैं
जो बेकसूर हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हर जिला न्यायालय में सरकारी एडवोकेट सरकार के द्वारा तैनात किए गए हैं, लेकिन उन बेचारों की कोई ना सुनता है ना उनकी कोई कहता है। वो बेचारे इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से 10-10, 20-20 वर्ष तक कारावास का भोग भोगते हैं। तो यह दुर्भाग्य है इस देश के लिए। इस देश के सिस्टम को तेज होना पड़ेगा। इस देश की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए लोगों को ईमानदारी के मार्ग पे चलना पड़ेगा, अन्यथा देश को विश्व गुरु बनाने की बात तो बहुत दूर की रही, हम इसको विकसित की श्रेणी में भी पीछे धकेल रहे हैं ऐसे कर्म करके। तो हम ये कहना चाहते हैं सिर्फ आपके माध्यम से कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो समाज सेवी है, चाहे वो MLA MP है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो पत्रकार है, XYZ, अगर सब लोग ईमानदारी और निर्भीकता के साथ काम करेंगे तो इस भारत को हम पुनः विश्व गुरु बना पाएंगे, अन्यथा ये भारत का सिस्टम ऐसे ही सड़ता रहेगा। जी, मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा, जो निर्दोष जेल में पड़े हैं इनके लिए आप क्या, इनकी आपकी पहल क्या होगी इनके लिए? इनके लिए हम लोग अभी आगामी समय में जो ये अभी जिस मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं, इस आंदोलन के बाद हम उन लोगों के लिए 1 रुपया में 1 रुपीज में एडवोकेट देंगे। उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास वकील नहीं है, जिन लोगों के पास अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए लोग नहीं है, उनको सिर्फ 1 रुपया में हम एडवोकेट खड़ा करेंगे, हमारे लोग होंगे और वो हल्फनामा लगा करके उनका मुकदमा हमारे वकील लड़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं करप्शन फ्री इंडिया की पहल, आप देख सकते हैं हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को न्याय मिलेगा। और हम लोग अगर शिक्षा की बात करें, अगर उसको शिक्षा के लिए बाध्य किया जाए, एक इस तरह का मान लो आदेश पारित हो कि जिससे कि भाई तुम्हारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, बाहर नहीं पढ़ा सकते, तो उसकी सैलरी या नौकरी पे कोई दिक्कत, मतलब एलिगेशन इस तरह का है कि आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट अस्पताल में ना इलाज करा पाओगे, ना अपने बच्चे को शिक्षा दिला पाओगे। तो जब अगर किसी IAS का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें क्या सुधार होगा कि नहीं होगा? शिक्षा वो फोकस रखेगा ना रखेगा, मॉनिटरिंग करेगा नहीं करेगा उसमें। जब इन चीजों पर लगातार हम लोग काम करेंगे और इस तरह का आदेश अगर पारित हो जाए, इस तरह समानता शिक्षा और चिकित्सा में आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ सरकारी अस्पतालों की और सरकारी स्कूलों की जो शकल और जो सूरत और जो इनका काम करने का जो ढंग है, उसमें इतना सुधार आ जाएगा कि हम जो आज की डेट में, जैसे प्रवीण जी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि आज के इस दौर में केवल 2 ही, महंगाई तो हर चीज पे है, लेकिन हम जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो अगर कमर तोड़ने की बात आती है तो केवल शिक्षा और चिकित्सा तोड़ती है। वे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा फीस, इतनी फीस होती है कि जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। तो मजबूरी में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हम लोग विवश होते हैं पढ़ाने के लिए। आज हो गया कोई बीमारी होती है, आजकल तो बीमारियां, नई नई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे जैसे हमारा खान पान